सबसे पहले तो सभी का मैं स्वागत करता हूं और हम इस चैनल पर 6, 7, 8, 9 और 10th क्लास की मैथ जो NCERT राजस्थान बोर्ड की है उसको पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्या। जो हमारा पहला ग्रुप है, जो पहला समूह है वो है प्राकृत संख्या, जिसे अपने ये नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक, मतलब बहुत सारी संख्याएं जो इस ग्रुप में रखी गई हैं। और जब हम पहली क्लास में या नर्सरी के अंदर फर्स्ट में या नर्सरी में जब हम मैथ सीखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमको गिनती सिखाई जाती है, काउंटिंग सिखाई जाती है। तो वो स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर मतलब कि जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए बच्चों की काउंटिंग कर रहे हो, उनको गिन रहे हो, या अपने मोहल्ले में अपने वार्ड में कितने घर हैं उनको गिन रहे हो, तो हम हमेशा संख्या को पूरा गिनते हैं, कभी वो आधी नहीं होती। अब ये नहीं कि क्लास में अगर कोई कद में छोटा है तो उसको हम आधा गिनेंगे, हम उसको भी पूरा ही गिनते हैं। किसी का घर बड़ा है, किसी का घर छोटा है, तो भी हम उसे पूरा 1 या 2 गिना जाता है। तो वो जितने भी नंबर है वो सब किस में है? प्राकृत संख्या है। फिर 0 को शामिल कर दिया गया, तो 0 से बन गई पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो शुरू कहाँ से होता है? 0 से। तो नेचुरल नंबर इसके अंदर शामिल है, बस 0 इसमें एक्स्ट्रा और आ गया। उसके बाद पूर्णांक संख्या, इंटीजर। धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं की भी जरूरत पड़ती है। पॉजिटिव नंबर के साथ में नेगेटिव नंबर भी हमें चाहिए। तो इन दोनों के साथ जब नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर दिया गया तो वो बन गई पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, जिसमें 0 हमारा एकदम सेंटर पॉइंट है, एकदम केंद्र में है। उसकी इस तरफ की संख्या है ऋणात्मक और इस तरफ की धनात्मक। ऋणात्मक संख्याएं, जैसे कि हमें अगर किसी भी बिजनेस में अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान धनात्मक तो बताएगा नहीं, नुकसान तो बताएगा ऋणात्मक को, कि हमारे जेब से पैसा चला गया। तो अगर उस चीज़ को हमें दिखाना होता तो हम उसे कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग किया जाना स्टार्ट हो गया। तो 0 के इधर की ऋणात्मक, इधर की धनात्मक। अगली है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से पहले हम थोड़ा सा आपको बताता हूँ दशमलव संख्याओं के बारे में। हमने पढ़ा है 2.4, 2.4, ये एक दशमलव संख्या है। अभी इन 3 ग्रुप के अंदर, इन 3 समूह के अंदर ये संख्या कौन से समूह में आएगी? सोचिए आप। मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी की, 2.4। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम घर गिनते हैं या अपने क्लास में बैठे हुए छात्रों को गिनते हैं, स्टूडेंट को गिनते हैं, तो हम कभी भी आधा नहीं गिनते। आधा का मतलब क्या होता है? दशमलव संख्या ही बन जाती है। इसका मतलब ये नंबर इनमें से किसी के अंदर भी नहीं आ सकता। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि दशमलव संख्या इन तीनों में से किसी में भी नहीं आती। पर अगर फिर भी वो पूछे कि 2.4 इन तीनों में से कौन से ग्रुप में आती है, तो वो तीनों ही ग्रुप में किस प्रकार से आएगी? हम देखेंगे कि 2.4 जो है वो हमारे 2 और 3 जो एक पूर्णांक संख्या है उनके बीच में आती है। और इनके बीच में इनका जो मध्य बिंदु है वो 2.5, 2.5 है। तो ये 2.4 जो है ये 2.5 से कम है। कम है तो आपको कम की ओर ही जाना है। तो ये कितना लिखा जाएगा? 2, यानी कि 2.4 को आप 2 लिखोगे। तो हमारा 2.4 कौन सी पूर्णांक संख्या है, या कौन सी पूर्ण संख्या है, या कौन सी प्राकृत संख्या, वो कौन सी है? 2। आगे मैंने लिखा होता 2.8, तो ये ज़्यादा की ओर जा रहा है, तो ज़्यादा तो क्या बन गया? 3, मैक्सिमम 3। तो हमारी पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या क्या बन जाएगी? 3 बन जाएगी। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने लिखा है 4.8, तो इसकी पूर्ण संख्या क्या बनेगी, या पूर्णांक क्या बनेगी, या प्राकृत क्या बनेगी? वो बनेगी 5। तो ये आप समझ लीजिएगा कि दशमलव संख्याएं इन तीनों में नहीं आती। और फिर भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि 4.8 कौन सी पूर्णांक संख्या है, तो आप क्या बताएंगे कि वो जो 5 है, 5 हमारी क्या है? पूर्णांक संख्या बनेगी। तो इसके बाद आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बात आती है कि दशमलव संख्या कौन से ग्रुप पर रखी जाती है? दशमलव संख्या कौन से ग्रुप में आती है?
तो वो आती है हमारी परिमेय संख्या रेशनल नंबर में। परिमेय संख्या को लिखने का तरीका क्या है, P अपॉन Q, P बटा में Q। जहाँ पर P है वो क्या है, वो पूर्णांक है, Q भी क्या है, P और Q दोनों ही क्या है, दोनों ही पूर्णांक है। लेकिन यहाँ आगे लिखा हुआ है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यानी कि आप जब यहाँ देखोगे तो यहाँ कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं कर सकते। 0 का जो भाग है वो किसी भी संख्या में नहीं जाता है। हम थोड़ा देख लेते हैं उसी चीज़ को, वो क्या चीज़ है। P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक। मैंने लिखा है 4 बटा में 0, तो 4 में कभी भी 0 का भाग नहीं जाएगा। आप भाग कैसे देते हो, 4 को यहाँ लिखोगे, 0 को यहाँ लिखोगे। तो 0 से अगर आप 4 को भाग देना चाहोगे तो 0 के पहाड़े में या 0 के टेबल में कभी भी 4 नहीं आता। तो ये क्या, ये लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। और हर बार क्या आएगा, 0 बन जा 0 4, फिर 0 बन जा 0, फिर 4, ये चलता ही जाएगा। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं जाता, और जब वो नहीं जाता तो उसे बोला जाता है अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसे, अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए Q कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0। अब मैं बताना था आपको कि दशमलव संख्या परिमेय संख्या में किस प्रकार आती है। अब P एक पूर्णांक है, आप पूर्णांक में से मतलब यहाँ से कोई भी नंबर उठा लीजिए, क्योंकि पूर्णांक के अंदर पूर्ण और प्राकृत दोनों संख्याएं सम्मिलित हैं, दोनों इसके अंदर मिली हुई हैं। तो इन तीनों के अंदर ये ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर पूर्णांक लिखते हैं, पूर्ण या प्राकृत नहीं लिखते। तो आप कोई भी पूर्णांक संख्या लीजिए, जैसे कि हमने एक पूर्णांक संख्या P जो है वो ले ली हमने 2, और जो Q है, Q को हमने ले लिया, मान लीजिए 4 ले लिया। तो ये बन गया P बटा Q, P अपॉन Q। भिन्न संख्या क्या बोलते हैं इसको, भिन्न संख्या इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, बटा की संख्या, जिसमें ये अंश होता है, ये हर होता है, उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अब अगर आप 2 में 4 का भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अब 4 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं। जब 2 हम क्या करते हैं, हम पहले पॉइंट लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 0, और 4 के पहाड़े में 20 जो होता है वो 5 पर आता है। तो ये पूर्ण विभाजित हो गई, कंप्लीट इसमें डिवाइड चला गया है, और आंसर क्या गया 0.5। तो ये हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई, दशमलव की संख्या। तो अब ये किसमें रखी जाएंगी, परिमेय संख्या। मतलब जितने भी दशमलव संख्याएं हैं वो किसमें रखी जाती हैं, परिमेय संख्या में। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली और भी है। अभी अब जब 9th क्लास लेंगे तब आपको इसमें बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा कि दशमलव संख्या तो है, लेकिन दशमलव संख्या के प्रकार भी 2 होते हैं, जिसमें एक होती है शांत और एक होती है अशांत। जो अभी मैंने आपको लिखा 0.5, ये है शांत। शांत मतलब टर्मिनेटिंग, मतलब जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, दशमलव के बाद कंप्लीट डिवाइड उसमें चला जाए, तो वो कौन सी है, शांत। और अशांत कौन सी होती है, कि जिसमें भाग पूरा पूरा ना जाए, दशमलव के बाद भी वो चलती रहे। जैसे कि एक में भाग किया जाए 3 का, तो 0.0, 3 दिया 9, फिर एक आएगा, फिर 0, फिर 3 दिया 9, फिर 1, ये क्या चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो ये कौन सी होगी, अशांत, ये ऐसे चलती ही जाएगी। तो ये कौन सी है, अशांत। अब अशांत को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो अशांत में संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है और एक पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे कि दशमलव के बाद में अगर लिख दिया जाए 0.1 2 1 5 1 7 1 8, तो देखो यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं है। पुनरावृत्ति मतलब कि यहाँ पर 1 के बाद 2 आया, तो यहाँ 1 और दोबारा क्या आना चाहिए था,
2 ही आना चाहिए, अब 2 नहीं आया और ये आगे चलती ही जाएगी। तो ये है जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती। एक पुनरावृत्ति होती है और एक पुनरावृत्ति नहीं होती। जिसमें पुनरावृत्ति होती है वो परिमेय संख्या है, और जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। और पुनरावृत्ति होती है तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कहते हैं। तो वो किसे रहती है? अपरिमेय संख्या में। उसके अलावा वर्गमूल अंडरूट की संख्या है, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता, पूरा वर्गमूल नहीं हो सकता, वो भी अपरिमेय संख्या है। पाई हमें आगे पढ़ने को मिलेगा कि जब भी हम किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें पाई का यूज किया जाता है। रूट जैसे कि √3 ये पूर्ण वर्गमूल नहीं होती और पाई का मान होता है 22/7। तो ये सब किस में आ जाएंगी? अपरिमेय संख्या में। अगला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कौन से हैं? वास्तविक संख्या में ये चारों ही शामिल है जो हमने ये पढ़ा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये जो 5वां ग्रुप जो हमने ये 5 ग्रुप पढ़े, ये सारे के सारे वास्तविक नंबर में आते हैं। चाहे वो पूर्ण हो, अच्छा चाहे दशमलव की हो, चाहे अंडरूट की वैल्यू हो, वर्गमूल की वैल्यू हो, उसका मान हो, या पाई हो, या अशांत पुनरावृत्ति रहित हो, या पुनरावृत्ति होती हो, वो सब किस में रखी जाती है? वास्तविक संख्या में रखी जाती है। कोई भी संख्या जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो सारी संख्या में है, वास्तविक संख्या है। अगला है सम संख्या। सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, इंग्लिश इसको बोलते हैं इवन नंबर। मतलब वे संख्याएं जिनमें 2 से पूर्ण विभाजित होता हो। जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग जाता है वो कहलाती है सम संख्याएं। इवन नंबर डिवाइड बाय 2, मतलब अगर 2 उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा तो वो कौन सी संख्या होती है? सम संख्याएं होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम 1-2, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि 4 है, मैंने 4 में भाग किया 2 का, तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। हमारा रिमाइंडर शेषफल क्या आ रहा है? 0। कुछ भी हमारा शेषफल नहीं है, तो शेषफल कुछ भी बचना नहीं चाहिए, इसलिए बोलते हैं पूर्ण विभाजित, कंप्लीट डिवाइड। तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसलिए 4 क्या है? हमारी सम संख्या। जैसे कि 6 4 है, हम इसकी बात करते हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड 2 से ही करना है, किसी और नंबर से नहीं करना। तो 2 3 जा 6, माइनस किया 0 आया, 4 को यहाँ लिखा, 2 2 जा 4, फिर ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो 64 भी क्या है? 64 भी क्या है? हमारा एक सम संख्या। अगली कौन सी? विषम संख्या, ऑड नंबर। 2 से अविभाजित, नॉट डिवाइड बाय 2, 2 से विभाजित नहीं होती। जैसे कि मैंने लिया 61, तो 61 की बजाय दिया सिंगल संख्या हम लेते हैं, मैं लिया 7 में मैंने डिवाइड किया 2 का, तो 2 3 जा 6, 2 3 6, माइनस किया, शेषफल में 1। अब इसमें और भाग नहीं होता। दशमलव नहीं लगाना है, पॉइंट लगा कर नहीं करना है, पॉइंट लगा के नहीं करना है, बिना पॉइंट के ही बताना है कि वो 2 से भाग होती है या नहीं होती। अगर होगी तो वो सम संख्या होगी, और अगर भाग डिवाइड अगर नहीं होगा कंप्लीट तो वो होगी विषम संख्या। अगली है हमारी अभाज्य संख्या। हम अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसके केवल एक व स्वयं वही संख्या गुणनखंड हो, विच हैव ओनली 2 फैक्टर, ओनली 1 एंड द नंबर। मतलब वही नंबर जिस नंबर के लिए आपसे पूछा जाए। जैसे कि एग्जाम्पल लिख रखा मैंने 2 3 5 7 11 13, मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं यहाँ पर। बात कर लेते जैसे कि 4। अब 4 में कौन भाग कर सकते हैं? 4 में एक तो भाग कर ही सकता है। 1 की टेबल के अंदर 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 3 3, 1 into 4 4 आएगा। मतलब 1 के बारे में 4 पर आता है, ये भाग होगी 1 से। तो 1 तो सभी संख्याओं को विभाजित करता ही करता है, ये आप ध्यान रखेंगे, बार बार करने की जरूरत नहीं है। 1 जो है वो हर एक नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। अब अगली बात है स्वयं वही संख्या। तो 4 में कुछ 4 भाग करेगा, 4 एकम 4, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द लिखा मैंने केवल, मतलब एक तो 1 करे और एक वह स्वयं वही संख्या करे, उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए।
और हमको पता है कि 4 के अंदर 2 भी भाग कर सकता है, 2 दूनी 4। और यहाँ पर 1 ने भी भाग किया, 4 ने भी भाग किया, उसके अलावा एक और संख्या निकल के आई 2 ने भी इसको भाग कर दिया। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या तभी होगी जब उसमें केवल और केवल एक व स्वयं वही संख्या उन दोनों से ही विभाजित किया सकता हूँ, मतलब सिर्फ एक और वो खुद संख्या ही गुणनखंड हो। अभी हम बात करें गुणनखंड की भी कि गुणनखंड क्या चीज होते हैं, कैसे निकालते गुणनखंड। तो अब जैसे कि मैंने 3 लिया, अब 3 में एक तो भाग करेगा ही, 1 के पाने में 3 पर आता है, और 3 में भाग किया 3 का, तो 3 एकम 3। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इस 3 को भाग कर सके। इसका मतलब 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 2 भी शामिल है। 2 के अंदर आप 1 का भाग करोगे तो 1 के पहाड़े में 2 1 पर, और 2 के पहाड़े से 2 1 पर। अब बात आ गई 1 की कि 1 इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। हमने एक छोटी सी परिभाषा लिखी है, एक डेफिनेशन है, जिसमें केवल एक वह वही संख्या गुणनखंड हो, जिसमें केवल एक और खुद वो संख्या गुणनखंड हो। अब 1 के अंदर तो एक ही गुणनखंड है, उसके अलावा अब 1 तो सब में ही है, 1 तो सबके अंदर होगा ही होगा, और खुद वो संख्या ही होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2 गुणनखंड इसके अंदर होने चाहिए, पर यहाँ पर तो एक ही गुणनखंड है, इसलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। तो सबसे पहली बात संख्या कौन सी है, 2 के बाद 3 4, मैंने बताया आपको 4 क्यों नहीं है। 6, और 6 क्यों नहीं है, 6 के अंदर 1 तो भाग करेगा, खुद 6 भी करेगा, उसके अलावा 6 के अंदर 2 भी भाग कर सकता है, 6 के अंदर 3 भी भाग कर सकता है। यहाँ पर कितने गुणनखंड बन गए, इसका मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर 4 गुणनखंड बन गए। एक तो 1 बन गया, एक 2 बन गया, एक 3 और खुद 6। जबकि कितने गुणनखंड होने चाहिए, सिर्फ 2, एक तो 1 और एक खुद वही संख्या। अगर उसके अलावा कोई और गुणनखंड उसमें आ गया, कोई और संख्या अगर भाग कर रही है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो आपको पता लगेगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अच्छे ढंग से, क्योंकि ये नंबर जो है वो बार बार हमको कंफ्यूज करता है। तो इस चीज को अच्छे से समझ लिया कि जिसमें केवल एक व स्वयं वही संख्या गुणनखंड हो, विच है ओनली 2 फैक्टर ओनली 1 एंड द नंबर, सिर्फ वही संख्या गुणनखंड हो, उसके अलावा नहीं। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी है इसी के ऊपर कि आपको 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उसके अंदर आपको अभाज्य संख्याएं निकालनी है कि उसमें कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य है, प्राइम नंबर है। ये आपके लिए एक तरीके का होमवर्क है। इसको समझने में अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से किया, ध्यान दे के किया, तो आपको ये बहुत ही अच्छा ढंग से समझ आ जाएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। मैं बात कर रहा था ना गुणनखंड की, आप थोड़ा सा अपने गुणनखंड की बात भी कर लेते हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। गुणनखंड शब्द में ही छुपा हुआ है गुणनखंड। गुणन मतलब गुणा और खंड मतलब हिस्से। कि गुणा के अंदर हिस्से होंगे, जैसे कि 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये 6 के कर दिया मैंने गुणनखंड। 6 को मैं 6 गुणा 1 भी लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या हो गया इसके गुणनखंड। गुणा के अंदर टुकड़े जिनको गुणा करने पर वापस वही संख्या प्राप्त हो सके। और अगर आपको बड़ी संख्या गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो आप जैसे 64 है, 8 गुणा 8, ये भी क्या गुणनखंड। 12 इंटू ये भी है, 32 इंटू ये भी है। तो 64 के ये सारे गुणनखंड हैं। और 64 इंटू एक तो
है ही है। इसके अलावा और भी गुणनखंड इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे क्या है, गुणनखंड। यहाँ तक बात आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो ये जो वीडियो है इसको आप एक बार रिपीट करें, दोबारा चलाकर दोबारा सुने, और तब तक सुने जब तक कि आपको सब कुछ समझ में ना आ जाए। अगला हमारा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अभाज्य प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी सारी, मतलब जितने भी है भाज्य संख्या उन सबको छोड़ दे जाओ। उसके बाद जितनी संख्या बच की सारी क्या है, भाज्य संख्या। सिंपल सी बात कि जिसमें एक खुद वो संख्या और उसके अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। एक तो खुद, एक तो होगा ही होगा, एक स्वयं सेल्फ नंबर, और उसके अलावा और भी, जैसे मैंने बताया था कि 6 का 1 और 6 तो है ही है, उसके अलावा 2 और 3 भी क्या है, गुणनखंड है। तो जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, भाज्य संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अगला है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जिनमें एक के अलावा कोई गुणनखंड न हो, ओनली वन इज कॉमन फैक्टर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड होता है, उसके अलावा कोई और कॉमन जो गुणनखंड है कोई भी उभयनिष्ठ, 1 भी है, 2 भी है, खुद 4 भी है, उभयनिष्ठ 3 ना हो। अब इन दोनों एग्जाम्पल देखें तो इसमें 1 है और इसमें भी 1 है। उसके अलावा इन दोनों में कुछ देखने को 3 तो क्या है, नहीं है। जिनमें 1 के अलावा 4 क्या है, कॉमन कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो वो सब क्या कहलाती है, सह अभाज्य। सब इन दोनों के अगर गुणनखंड करें तो 3 गुणा लिख दिया 8। अब 6 गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और खुद 6 भी है। और 8 का 1 है, 2 भी है, 4 भी और खुद 8 भी है। अब इन दोनों में कॉमन 1 इसमें है, 1 इसमें है, और इसमें 2 भी है और इसमें भी 2 शामिल है। तो मतलब इसमें इस 1 के अलावा एक गुणनखंड उभयनिष्ठ और आ गए। अगर ऐसा हो जाए तो वो सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाती। सहभाज्य संख्या सिर्फ वही होती हैं जिनमें केवल 1 और 1 ही गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, उसके अलावा कुछ भी और कॉमन ना हो। 7 लिखा मैंने, 9 लिखा, तो 7 के गुणनखंड 1 होता है और 7, 9 का 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है। अब देखो इसमें सिर्फ 1 ही उभयनिष्ठ है, तो ये भी क्या है, आपस में सहभाज्य संख्या। मतलब सहभाज्य संख्याओं के लिए 2 का ग्रुप होना जरूरी है। 2 का ग्रुप जब आपको दिया जाएगा, 2 का समूह दिया जाएगा, उनको देखकर आप बताओगे कि वो को प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, अब ये है या नहीं है आपको देखना है, ये है या नहीं है आपको देखना है, ये है नहीं है आपको देखना है, चेक करना है इनको, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। इसको आप चेक कीजिएगा। इसके गुणनखंड लिखिए, इसके लिखिए, इसके लिखो, इन सब का गुणनखंड लिखो अलग अलग। फिर देखो इनमें कुछ उभयनिष्ठ है कि नहीं है। 1 तो उभयनिष्ठ होगा ही होगा। अगर 1 के अलावा कुछ और भी उभयनिष्ठ आ रहा है तो वो आपका को प्राइम नंबर नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वो आपका को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन में दिया है कि 1 से 15 तक सहभाज्य संख्याओं के समूह बनाओ। मतलब 1 से लेकर 15, चलो 1 तो छोड़ो, 1 तो आएगा ही। 2 से 15 की बात कीजिए आप। 2 से 15 तक 2 से जितने भी संख्याएं हैं उनके अंदर आप कितने ऐसे समूह बना सकते हो 2 संख्याओं के जो आपस में क्या हो, सहभाज्य को प्राइम नंबर हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिख दूं 2 और 11, इसके गुणनखंड 1 है और 2, इसका 1 और 11, सिर्फ 1 ही कॉमन। तो ऐसे आपको ग्रुप बनाकर उसको ब्रैकेट में रखना है और जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपको आपकी कॉपी में नोट करना है। जितना भी मैंने आपको लिखा है सब आपको आपकी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखना है, उसको बार बार सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। जितना आप इसको समझेंगे
उतना ही आपके लिए अच्छा, क्योंकि जब हम अपनी क्लास की मैथ स्टार्ट करेंगे तो उनमें इन चीज़ों को बार बार बताना संभव नहीं होता। कई बार हम लोग क्वेश्चन करा रहे होते हैं और हमें भी जल्दी रहती है कि फटाफट हम अपना काम करवाएं, तो जल्दबाजी में कई बार याद नहीं रहता है कि ये चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन कर। अगला है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, सब जानते होंगे। छोटे से बड़े, छोटे से बड़ा, हाइट में छोटा, उससे लंबा इंसान, उससे लंबा, उससे लंबा। ऐसी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे कि मैंने लिखा 9, 11, 2, 5, 10। अगर मैं कहूँ इसे आप आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए तो स्मॉल टू बिग, ठीक है, स्मॉलर टू लार्जेस्ट हमें चलना होता है। सबसे स्मॉल कौन सा है? 2, तो पहले 2 लिखा जाएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10, फिर आएगा 11। तो ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा क्रम है? ये आरोही क्रम। और ये अगर हम उल्टा कर दें, पहले 11, फिर 10, फिर 9, फिर 5, फिर 2, ये कौन सा क्रम हो जाता है? अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब बिग टू स्मॉल, लार्जेस्ट से स्मॉलर नंबर पे जब हम चलेंगे तो वो क्या होता है? अवरोही क्रम। अगली बात कर लेते हैं एलसीएम की। ये जानना बहुत ज़रूरी है। छठी क्लास के बाद एलसीएम का यूज़ तो बहुत ज़्यादा जाता है। जब भी फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्याएं आती है तो भिन्न संख्या को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए एलसीएम की जरूरत पड़ती है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? इस प्रकार से, जैसे कि मैंने 6 और 8 लिखा, मुझे लिखना है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो मैं इन दोनों संख्याओं को यहाँ लिखूँगा। अब मुझे एक ऐसा नंबर चुनना है जो इन दोनों को भाग कर सके। या तो इन दोनों को भाग कर दे या इन दोनों में से किसी एक को भाग करे। दोनों को करना जरूरी नहीं है, कम से कम एक तो होनी चाहिए। हम जानते हैं 2 के पाड़े से 6 कटता है, 6 आता है 3 पर और 8 आता है 4। अब दोबारा वही, हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों को भाग कर सके या इन दोनों में से किसी एक को। हम अच्छे जानते हैं कि 2 के बारे में 3 नहीं आता, तो जो नहीं आता उसको वैसे ही लिखेंगे और जो भाग हो रहा है उसको भाग दे के लिखना। अगर भाग नहीं होता, दोनों भाग नहीं होते, तो हमें ये संख्या नहीं लेनी। फिर हम इससे बड़ी संख्या लेंगे, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 1 पर। अब 2 के बारे से 3 नहीं जाता और ये 1 तो हो चुका है, मतलब ये पूरा भाग यहाँ खत्म हो चुका है। किससे करेंगे? 3 से। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिए, इसका एलसीएम निकालने के लिए हमने इसका गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड क्या बने? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और इनको आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, गुणा में कितना आएगा? 24। तो एलसीएम कितना है हमारा? 24। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या, वो संख्या जिसके अंदर ये दोनों भाग कर सकते हैं। एलसीएम सबसे छोटा नंबर होता है, और सबसे छोटा नंबर कौन सा? वो नंबर कि जिसके लिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं वो इसको भाग कर सके। और जब भी सबसे छोटा नंबर की बात आती है कि सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, तो वो क्या होगा? 24 होगा। देखो 24 में 6 भी भाग करता है, 8 भी करता है। अब 24 छोटा नंबर कोई भी उठाओ, जैसे कि मैंने उठा लिया 12। अब 12 के अंदर 6 तो भाग करेगा पर 8 नहीं करेगा, और जिसमें 8 करेगा उसमें 6 नहीं करेगा। जैसे कि 16 में 8 कर देगा पर 6 नहीं कर पाएगा। तो सबसे लोएस्ट कॉमन क्या आएगा? 24। तो वो संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो सके। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम का आपका आंसर आएगा वो हमेशा इन दोनों संख्या से विभाजित होगा। 2 का निकालिए या 3 संख्याओं का या 4 का। अगर 3 का है, जैसे मान लो साथ में संख्या और लिखता 3, तो यहाँ पर हमें 3 और लिखना पड़ता, तो यहाँ पर क्या था? 3 आता, यहाँ पर भी 3 साथ चलता, तो यहाँ पर भी ये 3 आता, और यहाँ भाग होने के बाद ये वापस। अब यहाँ पर ये 3 संख्याओं का एलसीएम तब भी कितना आएगा? 24 ही आएगा। तो ये 24 इन तीनों से विभाजित होगा ही होगा। अगर इन तीनों से विभाजित नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ की है। आप उसको दोबारा चेक कीजिए, उसको चेक करना ज़रूरी है।
क्योंकि ये पूरा पूरा उसको भाग करेंगे ही करेंगे। तो ये है हमारा एलसीएम निकालने का तरीका। क्वेश्चन बहुत है एलसीएम निकालने के, बस मैं एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसका, कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि छठी क्लास में हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, तो 7वीं में थोड़ा कम हो जाता है, 8वीं में और कम, 9, 10 में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तब वहाँ पर सीधा क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, वहाँ ये चीज़ें बता देते हैं कि हाँ जी ऐसे करके आप एलसीएम निकालिए, ऐसे करके आप एलसीएम निकालोगे, तो तब आप बड़ी क्लास में हो और आपको ये आना चाहिए। अगला है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वही एग्जाम्पल लेता हूँ 6 और 8। मुझे निकालना है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, सबसे बड़ी संख्या जो इसमें क्या हो कॉमन, सबसे बड़ी संख्या जो इसमें क्या हो कॉमन। तो वही है, पहले आप 6 के गुणनखंड, अब यहाँ गुणनखंड अलग अलग करने पड़ते हैं। 2 से भाग किया, 2 3 6, फिर 3 से किया, 3 8 के क्या होंगे, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, और 2 से सीधा बड़े नंबर से नहीं काट सकते, आपको सबसे छोटे पहाड़े से शुरू करना पड़ेगा, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 का नंबर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 तो पहले 2 से विभाजित हो जाता है, फिर नंबर आएगा 5 का, 6 का नंबर नहीं आएगा, कोई 6 2 से भी हो जाता है और 3 से भी हो जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो हमारे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का ही यूज़ यहाँ पर किया जाता है, जो कंपोजिट नंबर है उनका यूज़ हम नहीं करते। तो अब इसमें कॉमन क्या, उभयनिष्ठ क्या, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो ये 2 लिख लीजिए। उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तो कॉमन हो चुका है, दोबारा कॉमन नहीं आएगा। ये नहीं कि हम यहाँ से और यहाँ से फिर कॉमन ले लेंगे, सिर्फ यहाँ से एक बार कॉमन आ गया उसको लिख लीजिए। अब इसमें कुछ और कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्या एचसीएफ है। तो जब तक जो चीज़ कॉमन है तो वो उसे लिखते जाइए। जैसे कि एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ पर तो सिंगल एक ही था, मैं तो बड़ा नंबर लेता हूँ ताकि उसमें 2-3 कॉमन निकले, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि 16 और हमने ले लिया 24, और 16 के क्या होते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 3, तो 24 के क्या होते हैं, ये 12 में कटेगा, भाग करके देखना है, 6 पर, 3 पर और 3 से 1। अगर सीधा नहीं पता लगता कि ये, तो आप ऐसे करके भाग करके देखिए, 2 8 है 16, कितना है 8, वो 8 में निकला। 24 का चेक करना है, तो 24 में मैंने भाग किया 2 का, 2 एकम 2, 4 यहाँ 2 दूनी 4, तो जो ये है वो उसको यहाँ पर लिखना है। फिर दोबारा मैंने 12 में 2 का भाग किया 6 पर, ऐसे। अब देखिए अब इसमें कॉमन क्या क्या है, कितने नंबर कॉमन है, उन सब कॉमन लिखेंगे, जितने नंबर कॉमन है उन सब कॉमन लिखेंगे। यहाँ से 2, यहाँ से 2, ये कॉमन है, फिर ये 2 भी कॉमन लेके गुणा में लिखना, 2 2 गुणा। अब कुछ कॉमन नहीं है तो गुणा के लिए लिखना आ गया 8, तो हमारा ऐसे कितना है 8। अब ऐसी वो सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इन दोनों सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों में क्या है वो 8 है, और ये जो कॉमन फैक्टर है वो इन दोनों को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो वो एलसीएम उल्टा था, एलसीएम में जैसे मैंने 6 और 8 का एलसीएम निकाला था, कितना निकाला था 24, तो एलसीएम में ये दोनों संख्या भाग कर सकती है। एचसीएफ उल्टा है, एचसीएफ के अंदर ये भी इसमें भाग कर सकता है और ये भी इसमें भाग कर सकता है, इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। अगर ये इन दोनों को डिवाइड नहीं करता तो हमारा एचसीएफ क्या है, रॉन्ग। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर जो हमने एलसीएम निकाला अगर ये इसको भाग नहीं करते तो हमारा एलसीएम गलत है। वैसे ही जो हमने एचसीएफ निकाला, अगर एचसीएफ जो है दोनों संख्या को विभाजित नहीं करना तो आपका एचसीएफ भी क्या है, गलत। ठीक है, अब इन सब के ऊपर मैंने आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन दिए, तो आप ये क्वेश्चन नोट करेंगे, इनके आंसर आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपको बताने कि जो भी हमने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बाद सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन सी है।